हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 के इतिहास का प्रथम अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का भाग 5 देखेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले दो क्रांतियों को पढ़ेंगे। एक 1830 में हुई थी और एक हुई थी 1848 में, 1830 और 1848, जिन्हें क्रांतियों का युग कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको 1830 की क्रांति के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, ये क्रांति जो होते हैं वो जुलाई में हुई थी, इसलिए बच्चों मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। 1830 की जो फ्रांस की क्रांति थी उसे जुलाई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। फ्रांस की जुलाई क्रांति ने लोकतंत्र और उदारवाद की लहरों को संपूर्ण यूरोप में फैलाया था। बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। आपने कभी पत्थर फेंका है कभी तालाब में? और नहीं फेंका है तो आज ज़रूर फेंकिएगा या फिर कोशिश करिएगा। हाँ, तो जब हम कभी तालाब में एक पत्थर फेंकते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि उसकी जो लहरें होती है वो पूरे तालाब में दिखती है। और यही बात जो होता है ना वो फ्रांस के साथ भी होती है, क्योंकि जब जब जो होता है फ्रांस में क्रांति हुई थी, तो वो फ्रांस की क्रांति जो थी उसने न केवल फ्रांस के इतिहास को प्रभावित किया, बल्कि उसकी लहर ने संपूर्ण यूरोप में जो होता है राष्ट्रवाद की जो भावना जो थी वो उससे को ओतप्रोत कर दिया था। तो इसीलिए जो होता है फ्रांसीसी जो क्रांति है उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है विश्व इतिहास में। फ्रांस की जो जुलाई क्रांति जो 1830 की क्रांति थी, पहले मैं इसके बारे में एक संक्षेप में आपको एक पूरा बैकग्राउंड इसका समझा देती हूँ, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके से कौन कौन से चरणों से गुजरती हुई जो है क्रांति अपने अंतिम मुकाम तक पहुँची थी। तो जब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति की जो 1830 में हुई थी, तो यह क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। और इसके बाद जो होता है यूरोप के बहुत सारे विभिन्न जो राष्ट्र थे, जो स्थान थे, वहाँ पे भी यह क्रांति हुई थी। चाहे वो बेल्जियम हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो यूनान हो, बहुत सारी जगहों में जो होता है ये क्रांति हुई थी। देखिए, जब आपको 1815, मैंने आपको पहले ही बताया 1815 जो वियना कांग्रेस बन रही है, तो इस समय जो होता है फ्रांस की राजगद्दी पर जो होता है लुई 18 आ रहा है। लुई 18वां जो होता है वो आ रहे थे, और वो फ्रांस की राजगद्दी मतलब वहाँ के जो शासक नियुक्त हुए थे जो कि बुर्बो वंश के थे, क्योंकि 1815 में वियना कांग्रेस ने जो बुर्बो वंश जो था, जो पहले से चला आ रहा था, जिसे कि नेपोलियन ने जो तख्ता पलट करके अपने में जो होता है वो स्वयं फ्रांस का सम्राट बन गया था, तो वो वंश जो होता है वापस से सत्ता में आया था। कब? 1815 में। 1815 में लुई 18 जो होता है वो यहाँ का शासक नियुक्त हुआ फ्रांस का। लेकिन वो जो होता है, देखिए, एक तो वो बहुत एजेड था, बहुत बूढ़ा था, और वो एक कुशल जो शासक के कोई भी उसमें गुण नहीं थे, तो उसने किसी प्रकार को सुधार नहीं किया था। तो लोग जो होता है, लोगों का उसके प्रति नाराज़गी थी। और 1830 में आते आते हम देखते हैं कि लुई 18वां जो होता है वो फ्रांस की गद्दी से उसको हटा दिया गया था। और अभी जो होता है यहाँ का जो शासक था जब 1830 की क्रांति थी, वो था चार्ल्स दशम। तो चार्ल्स दशम जो था ना वो थोड़ा निरंकुश था, और वो जो होता है उदारवादी राष्ट्रवादी भावनाएं जो होता है वो नहीं चाहता था फ्रांस में। वो जो डिवाइन राइट्स जो होता है वो उसका कहना था कि राजा को जो होता है देवी अधिकार प्राप्त हुए हैं। तो वो इस तरीके से जो है निरंकुशवादी प्रतिक्रियावादी जो है दृष्टिकोण का था, और वो कभी भी फ्रांस में जो है एक संवैधानिक शासक बनने के लिए जो है तैयार नहीं था। और उसका एक बहुत फेमस कोट है जो उसने कहा था, मैं आपको बताऊंगी। उसने कहा था कि मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। तो आप देखें किस प्रकार से ये प्रतिक्रियावादी जो होता है वो शासक था। तो जब चार्ल्स दशम फ्रांस का शासक था, तो उस वक्त जो है हमने ये देखा कि किस प्रकार से जो होता है वो निरंकुशवाद का समर्थक था। और उसने क्या किया था कि फ्रांस की जनता पर जो होता है बहुत ज़्यादा अत्याचार किए, और उसने कुछ अध्यादेश लाया था। और वाकई में जो ये जो उसने अध्यादेश लाया था, यही फ्रांसीसी क्रांति जो 1830 की जो फ्रांसीसी क्रांति था उसका तात्कालिक कारण बना था। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि उस अध्यादेश में ऐसी क्या बात कही गई थी। उस अध्यादेश में कहा गया था कि प्रेस को जो होता है उस पर पाबंदी लगा दी गई। ठीक है, प्रेस पर जो होता है सेंसरशिप लगा दी गई। उसके बाद ये कहा गया कि जितने जो नेशनल असेंबली है उसको भंग कर दिया जाए। तो नेशनल असेंबली भी भंग हो गई है, प्रेस की आज़ादी जो होता है वो छीन ली गई है। और इसके बाद जो होता है ये भी कहा गया कि जो चुनाव होंगे वो अब जो है वो सितंबर में होंगे, सितंबर में जो होता है चुनाव किए जाएंगे।
और इसके साथ साथ जो होता है, जो मताधिकार, जो वोटिंग राइट्स है, उसको भी छीन लिया गया था। और 75% जो वोटिंग जो राइट्स थे उसको छीन लिया गया था। मतलब कहा गया था कि 75% जो मताधिकार है वो नहीं दे सकते हैं अपना मत। तो इस तरीके के ये अध्यादेश जो होता है, जैसे ही फ्रांस में जो होता है, जब लोगों को ये पता चला, तो चाहे वो फ्रांस की सारी जनता, चाहे वो गणतंत्रवादी हो, प्रजातंत्रवादी हो, उदारवादी हो, राष्ट्रवादी, जितनी भी विचारधारा थे, जो जनता थी, जो लोग थे, चाहे वो विद्यार्थी हो, वो शिक्षित जो होता है मध्यम वर्ग था, जो सेवानिवृत्त हो चुके जो सैनिक थे, और आपके व्यापारी थे, मजदूर थे, सभी लोग जो थे वो उन्होंने क्या किया, जो चार्ल्स दशम है उसका विरोध किया। और वो जो होता है 27 जुलाई, देखिए जुलाई की क्रांति थी, तो 27 जुलाई को जो होता है उन्होंने पेरिस में जो होता है वो मोर्चाबंदी कर दी। तो इस तरीके से सारे लोग सड़क पर उतर आए, मोर्चाबंदी कर दी। और हम देखते हैं कि 3 दिन तक जो होता है युद्ध चला। और 31 जुलाई को जो होता है, 31 जुलाई 1830 को चार्ल्स दशम को इंग्लैंड छोड़कर भागना पड़ा। तो इस प्रकार से ये उदारवादियों की, राष्ट्रवादी विचारधारा की एक बहुत बड़ी जीत थी। और इस क्रांति के फलस्वरूप क्या परिवर्तन हुआ कि अभी तक जो बुर्बो वंश का शासन था वो समाप्त हो गया, और उसके स्थान पर अब लोगों ने जो होता है गद्दी पर बैठाया था लुई फिलिप को, जो कि ओलिया वंश के थे। राजा के देवी अधिकारों की बात, जो कि हम देखे हैं कि चार्ल्स दशम करता था, तो अब राजा के जो देवी अधिकार है वो समाप्त हो गए थे। और इस तरीके से एक उदारवाद का जो होता है जीत हुई थी। और आगे हम देखेंगे कि इसी फ्रांसीसी क्रांतियों से प्रेरणा लेते हुए बहुत सारे जगहों पर भी जो है वह क्रांति हुई थी। तो बच्चों, आपको मैंने पूरा एक बैकग्राउंड समझाया है 1830 की क्रांति का। अब हम देखेंगे कि इसके विभिन्न चरण क्या क्या थे। देखिए, जैसे जैसे रूढ़िवादी भावनाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड, ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। तो अब सभी में एक राष्ट्रवादी भावना का विकास हो रहा था। प्रथम विद्रोह कहाँ पे हुआ था, मैं आपको पहले ही बताई हूँ। प्रथम विद्रोह जो था वो फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था? 1830 में। बुर्बो वंश, जिन्हें 1815 के बाद रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका था। तो मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि बुर्बो वंश जो था उसको अब सत्ता से हटा दिया गया था, और अब ओलिया वंश के लुई फिलिप जो थे वो अब शासक बन गए थे। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया था, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। तो अब एक संवैधानिक शासक कौन बना था? लुई फिलिप बना था। जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया था, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से वह अलग हो गया था। तो देखिए, हम जानते हैं कि ब्रसेल्स जो था वो जो बेल्जियम था वो किसके अधीन था? हॉलैंड के अधीन था। तो उसमें भी विद्रोह भड़का था, और वो भी जो होता है अब यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड जो था उससे अलग हो गया था। एक घटना एक ऐसी हुई थी जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, और वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। देखिए, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम बहुत महत्वपूर्ण है, और यह जो होता है इस क्रांति का एक बहुत अच्छे उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है कि देखिए इस क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा था कि एक देश जो होता है वो स्वतंत्र हो गया था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में प्रारंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। तो उन्हें अन्य राष्ट्रवाद जो थे, उन जो पश्चिम यूरोप के जो लोग थे, उनका भी समर्थन मिला था। किसे? यूनान को। और अंततः 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी। देखिए, आपने देखा 1821 से जो होता है इन्होंने यह संघर्ष प्रारंभ किया, और 1832 में 1832 में जाकर जो होता है यूनान क्या बन गया? एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। तो ये 1830 की फ्रांसीसी क्रांति की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उससे प्रेरणा लेते हुए एक देश जो होता है वो अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर रहा है। अब हम थोड़ा सा ये समझेंगे रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना।
जब हम रूमानी कल्पना की बात करते हैं तो रूमानी कल्पना क्या होती है? राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई है। कला, काव्य, कहानियों, किस्सों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया है। देखिए, जो रूमानी कल्पना होती है ना, वो एक अलग हट के विचारधारा जो होते हैं उसको बताती है। वो कहते हैं कि केवल ऐसा नहीं है कि जो युद्ध हो रहा है, जो राष्ट्रवादी भावनाएं जो होता है वो केवल युद्ध में जाके अपने कौशल का प्रदर्शन करने में, ये नहीं। कई प्रकार की जो राष्ट्रवादी भावनाएं होती है वो कला के माध्यम से, काव्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, कहानी और किस्सों के माध्यम से भी जो होता है लोगों में एक राष्ट्रवादी भावना का प्रचार किया जा सकता है। आमतौर पर रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर उन्होंने जोर दिया। तो वो जो होता है फीलिंग्स पर बहुत ज़्यादा जोर देते थे। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। उनका ये कहना था कि अगर सभी लोग का एक सामूहिक, एक जैसा अगर विरासत होगी, उनकी एक समान संस्कृति होगी और उनका एक समान अतीत अगर रहता है, तो वह राष्ट्रीयता के लिए जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस राष्ट्रीयता के प्रचार में, उनके प्रसार में जो होता है यह सहायक सिद्ध होगा। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जन काव्य और लोक नृत्यों से प्रकट होती थी। इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था। देखिए, आज भी अगर हम बच्चों देखते हैं, जो हम लोकगीतों की बात करते हैं, तो आज भी हम अगर हमारे देश में, जैसे अगर हम भारत के निवासी हैं और आज भी अगर एक राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत जब हमारे सामने बजता है, तो हमें एक अलग से ही राष्ट्रवाद की भावना, जो एक राष्ट्रीयता की फीलिंग जो होता है वो आ जाती है। तो ये भी जो होता है एक राष्ट्रीयता को अपने राष्ट्र के प्रति जो होता है एक सम्मान प्रकट करने की भी जो होता है, ये भी एक तरीका है। तो इसलिए लोकगीत, लोक नृत्य, इन सब से भी राष्ट्रीयता की भावना जो होता है, जो विचार होते हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भाषा भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक नेशनल फीलिंग को डेवलप करने के लिए। देखो, जब रूसी कब्जे के बाद पॉलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को जबरन लादा गया था। जब पोलैंड पर रूस का कब्जा हो गया तो क्या हुआ कि वहाँ पे जो होता है ये कानून लगा दिया गया कि अब स्कूलों में जो होता है वो पॉलिश भाषा जो अभी तक वो पढ़ रहे हैं वो पॉलिश भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। उसको बलपूर्वक उनको हटा दिया गया और जो वहाँ की जनता थी उस पर कौन सी भाषा लाद दी गई? रूसी भाषा। तो उनके लिए तो ये एक विदेशी भाषा थी। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। अब लोगों में जो होता है इसमें अपनी भाषा को लेकर जो होता है एक प्रेम की भावना जागृत हुई और उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम इसके विरुद्ध क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे। तो रूस के विरुद्ध एक विद्रोह हुआ और इससे अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया और इससे सीख लेते हुए बहुत सारे जो होता है लोगों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए किसे एक शस्त्र बनाया, किसे एक हथियार बनाया? भाषा को। पॉलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। अब लोगों ने जो होता है इसे एग्जाम्पल के रूप में देखा कि देखिए, पॉलिश लोगों ने जो होता है अपनी भाषा के लिए जो होता है वो रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध जो है वह संघर्ष किया। अब हम देखेंगे भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। 1830 की क्रांति के समय, उसके बाद के दशक में जो होता है फ्रांस की क्या आर्थिक स्थिति थी, आज हम इन सब चीज़ों को भी यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाई लेकर आया था। आर्थिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी थी, कोई प्रकार का कोई सुधार नहीं हो रहा था। तो इन सभी चीज़ों को हम देखते हैं। देखिए, 19वीं सेंचुरी के प्रथम भाग में जब हम 19वीं सदी की बात करते हैं तो 19वीं सदी के प्रारंभ में यूरोप में जनसंख्या में ज़बरदस्त वृद्धि हुई। अब क्या हो रहा है? पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जनसंख्या जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी।
लोग काम की तलाश में, अब पॉपुलेशन बढ़ गया है तो अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, बेरोजगारी आएगी, बेरोजगारी आएगी तो लोग क्या करना प्रारंभ किए, वो जो होता है गांव से निकल कर शहर में गए। तो क्या हुआ कि जो आबादी कहाँ पे बढ़ गई, आबादी आपकी शहर में बढ़ गई। अब शहर में जो होता है इन लोगों को गरीब बस्ती स्लम एरिया में भी रहना पड़ा। नगरों के लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। तो ये तो हो गई आपकी बात जो जनता की थी। दूसरी बात होती है जो कि छोटे छोटे जो लघु उत्पादक थे, जो कुटीर उद्योग वगैरह चलते थे, जो आप जानते हैं कि बहुत ही कम पैसों में जो होता है घर में ही या इन उद्योगों को जो है चलाया जाता था, या बहुत ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, छोटे छोटे जो होता है ऐसे उद्योग थे। अब इस समय आपको पहले ही मैं बच्चों बता चुकी हूँ कि इंग्लैंड में क्या हुआ है, औद्योगिकरण हो गया है। औद्योगिकरण मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री बन गई है, इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो रही है। अब क्या हो रहा है कि जो मशीन से बना हुआ कपड़ा है उसमें क्या हो रहा है, वो बहुत सस्ता मिल रहा है और वो देखने में भी बहुत अच्छा है। तो उनकी जो होता है उनसे प्रतिस्पर्धा जो होता है वो हाथ से बने हुए कपड़े जो है वह नहीं कर सके। तो इसकी वजह से किसको नुकसान हो रहा है, जो छोटे छोटे जो लघु उत्पादक हैं उनको जो होता है हानि उठानी पड़ रही है। यूरोप के उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबे थे। कृषक लोग जो होता है वो जमींदारों के अत्याचारों के और उनके जो शुल्कों के बोझ के तले जो है वो दबे हुए थे। खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल के खराब होने से शहर और गांव में व्यापक गरीबी फैल जाती है। अब खाने पीने की चीज़ जो थी, देखिए अब क्या होगा कि अब उसी समय जो होता है वो थोड़ी फसल वगैरह भी ख़राब हो गई थी। जब क्रॉप्स आपकी ख़राब हो गई है तो अब क्या होगा, ऑब्वियसली है कि फूड प्राइस जो होता है वो इंक्रीज़ होंगे, खाने के पीने की चीज़ें जो होता है वो बढ़ेगी, और इसके कारण क्या हुआ, गरीबी भी जो होता है वो फैलने लगी। 1848 एक ऐसा ही वर्ष था। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग जो होता है वो सड़कों पर उतर आए थे। अब हम देखेंगे 1848 जो क्रांति हो रही है उस समय क्या था, वो उस समय तक जो होता है ऐसा ही था। बेरोजगारी बढ़ गई थी, लोगों के पास रोजगार नहीं था, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, फसल जो होता है वह खराब हो रही है, आर्थिक व्यवस्था पूरी की पूरी तरह जो है चरमरा गई है। तो लोगों में आक्रोश तो होगा ही, क्योंकि शासक जो होता है वो कुछ कार्य कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ कि जिस तरह से यूरोप में 1830 की क्रांति का वर्ष कहा जाता था ना, उसी तरीके से 1848 को भी क्रांति के वर्ष के नाम से जाना जाता है। अब नेशनल असेंबली की हम बात करते हैं। देखो, नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए क्या बात कही, उन्होंने कहा 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया गया और काम के अधिकार की गारंटी दी गई। जब 1848 में भी लोगों ने जो होता है बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होने के कारण लोगों ने क्या किया, विद्रोह किया, और इस विद्रोह के फलस्वरूप अब क्या परिवर्तन आ रहे हैं, देखिए परिवर्तन ये आ रहा है कि नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा कर दी। अब 21 साल से जो भी ऊपर जो होता है, जो एडल्ट होंगे, जो वयस्क होंगे पुरुष, उन्हें क्या कर दिया गया, वोटिंग राइट्स जो होता है दे दिया गया। लेकिन देखिए मैंने एक चीज़ यहाँ पे बोली है, यहाँ पे पुरुष की बात की है। जैसे कि पहले महिलाओं को अधिकार नहीं थे, वैसे अभी भी वो उनको अधिकारों से वंचित रखा गया है। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। अब रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या होंगे, राष्ट्रीय कारखाने होंगे, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके। 1848 की उदारवादी क्रांति। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देश में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उसके समानांतर पढ़े लिखे मध्यम वर्ग में भी एक क्रांति हो रही थी। तो यहाँ मध्यम वर्ग जो होता है वो भी एक क्रांति कर रहा था, जो कि 1848 की क्रांति जिसे अभी हमने देखा है। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में नहीं आए थे, मतलब अभी तक वो स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बने थे। आप जानते हैं कि जर्मनी, इटली का भी एकीकरण नहीं हुआ है। तो जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहां के उदारवादी मध्यम वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि अब जो होता है एक मतदान किया जाएगा। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद है।
हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। आप ये बात देखिए, फ्रांस की जो 1789 की क्रांति है उसमें भी जो होता है महिलाओं ने भाग लिया था। तो इतने लंबे समय से जो होता है महिलाएं जो होते हैं अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, लेकिन अभी भी जो होता है इन्हें मताधिकार से वंचित रखा गया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन अब स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया था। जब सेंट पॉल, देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्रैंकफर्ट संसद जो होता है यहाँ पे दिख रही है, तो जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दिगा में खड़े होने दिया गया था। तो सिर्फ जो होता है उन्हें देखने का ही अधिकार प्राप्त था। हालांकि रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में कामयाब हुई, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई थी। अतः 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिम यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। तो जो 1815 में जो पहले ही परिवर्तन हो चुके थे, अब वह परिवर्तन जो होता है हमें पूरे मध्य और पूर्वी यूरोप में भी देखने को मिले। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या समझा, क्या सीखा? आज हमने दो महत्वपूर्ण क्रांतियों को देखा। फ्रांस की क्रांतियों को देखा जो कि 1830 की क्रांति थी, और दूसरी जो होता है 1848 की क्रांति को हमने देखा।